तो आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार। इस खास पेशकश के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि बिहार और झारखंड के 2019 के नतीजे किस तरीके के हो सकते हैं। इस ओपिनियन पोल के जरिए तमाम मुद्दों को समझने की कोशिश की है और अब तक हमने आपको बिहार की तस्वीर दिखाई थी। बिहार में किस तरीके का रुझान हो सकता है, बिहार के किस तरीके के नतीजे हो सकते हैं। देखिए जरा, जो एनडीए है 27 सीटें मिल सकती हैं बिहार में 2019 के लोकसभा चुनाव में, जबकि कांग्रेस के गठबंधन को सिर्फ 12 सीटें, यानी दुगने का अंतर है कांग्रेस और भाजपा में अगर सीधे मुकाबले की बात करें। जबकि बिहार में एक सीट अन्य के खाते में सिर्फ जा सकती है। तो ये बिहार की तस्वीर आपके सामने है, लेकिन एक राज्य झारखंड भी है जिसका जिक्र करते हैं और बताते हैं आपको कि झारखंड की तस्वीर 2019 में क्या कुछ हो सकती है। और अगर 2019 के लिहाज से झारखंड के वोट प्रतिशत को आपको समझाने की कोशिश करें, किस तरीके का रुझान हो सकता है झारखंड में वोट प्रतिशत के लिहाज से, किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना वोट प्रतिशत मिल सकता है, तो आप देख सकते हैं बीजेपी का वोट प्रतिशत 42% के आसपास है, एनडीए कहना सही होगा, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का वोट शेयर 34% के आसपास है। 11% ऐसे लोग हैं जो अभी बताने की स्थिति में नहीं है, जबकि 13% वोट जो है वो अन्य के खाते में जा सकता है। तो यहां पर आपने देखा किस तरीके से वोट प्रतिशत की स्थिति है, लेकिन यही वोट अगर सीटों में तब्दील किया जाता है तो झारखंड में किस तरीके के नतीजे आ सकते हैं। देखिए जरा, आपके सामने यह स्थिति है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को झारखंड में 10 सीटें मिल सकती हैं अधिकतम, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को अधिकतम 4 सीटें ही मिल सकती हैं। यहां पर भी वही बिहार की तस्वीर नजर आती है जहां दुगने से ज्यादा का अंतर है भाजपा और कांग्रेस। अजय जी, उर्मिलेश जी, मैं एक छोटी टिप्पणी आपकी चाहूंगा इस पर। 10 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी गठजोड़ को, यानी कि एनडीए को अगर झारखंड में मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है जब 2014 के विधानसभा के चुनाव हुए थे उसके मुकाबले एक अच्छी बढ़त है और ज्यादा बेहतर नतीजे सामने आते हैं। तो यानी कि बीजेपी गेन करती हुई दिखाई दे रही है झारखंड में भी। नहीं, झारखंड में देखिए उनकी पकड़ मजबूत है, इसमें मैं इसको कॉन्ट्रडिक्ट कोई भी नहीं कर सकता जी, क्योंकि केवल सरकार ही उनके साथ नहीं है, बल्कि उन्होंने गांव से लेकर कस्बे तक हर जगह सरकार के होने का फायदा उठाया है। और उसके पहले भी जो आरएसएस का वहां पर नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रांग था, जिसके बल पर उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में और गैर आदिवासी क्षेत्रों में भी उन्होंने काफी काम किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं जो सोचता हूं वो ये कि अगर झारखंड में गठबंधन पुख्ता अगर बनता है और इनके कैंडिडेट्स अगर बेहतर बनते हैं, खासकर सामाजिक संरचना के हिसाब से, तो ये इस सरकार की अनपॉपुलरिटी भी कुछ कम नहीं है बड़ी। आप देखिए हाल के कुछ दिनों में जिस तरह के डिसीजंस लिए हैं, स्वयं इनकी अपनी पार्टी में इतने कॉन्ट्रडिक्शन है, इतना ठीक है वहां जूते नहीं चले हैं उत्तर प्रदेश की तरह, लेकिन पार्टी के नेताओं में इतनी सिरफुटौल है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है झारखंड में। तो मुझे लगता है कि अगर क्रिएटिवली ये महागठबंधन वहां पर वाकई काम करे और क्रिएटिवली चुनाव लड़े, अच्छे कैंडिडेट्स पुटअप करे, तो सिनारियो चेंज हो सकता है। केसी त्यागी जी, क्या आप सहमत हैं या आपको लगता है कि नहीं, आप 10 सीट तो गठजोड़ में मिलेगा झारखंड में, लेकिन शायद उससे ज्यादा भी मिल सकता है, क्योंकि आपने कहा बिहार में आप 40 की 40 जीत सकते हैं, इस स्थिति में आप हैं? देखिए, बिहार का मैंने बताया आपसे जी कि जेडीयू प्लस एलजेपी प्लस बीजेपी का अगर मत प्रतिशत मिलाया जाता है जी, उसके हिसाब से लगभग 38 सीटों पर बढ़त दिखती है। यही आंकड़े जब हम उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के मिलाते हैं, इसलिए झारखंड की जो स्थिति अभी हमारे मित्र उर्मिलेश जी बता रहे थे जी, बिहार में और झारखंड में मुकम्मल गठबंधन भी नहीं बन पा रहे हैं। जैसे वहाँ का एक लोकल आउटफिट है वो इससे बाहर हो गया है। आरजेडी के हमारे मित्र बैठे हैं जी, और मैं चूंकि हम और ये कभी एक पार्टी में रह चुके हैं, वहां पर यूनाइटेड जनता दल का भी काफी बड़ा आधार हुआ करता था, लेकिन आरजेडी को भी खाली एक सीट दी गई है, एक संगठन पहली बार चला गया है। इसलिए जेएमएम और जेवीएम इसके अंदर भी विवाद है। अगर ये सारे के सारे मिलकर के लड़ते तो मुकाबला मजबूत होता। ये आधा अधूरा महागठबंधन है। जेवीएम इससे नाराज है, आरजेडी इससे नाराज है, और एक जो लोकल आउटफिट था वो पहली बार जा चुका है। इसलिए जो आपका ओपिनियन पोल है मैं उससे सहमत हूं, और इसमें कांग्रेस की 1 सीट है और 3 सीट जो है जेएमएम की है। चलिए, तो प्रणव जी क्या कहेंगे आप? मैं इनका उत्तर देना चाहता हूं जी कि एक तो
ट्रेडिशनली देखिए तो जितना बड़ा जनाधार कह रहे हैं किसी त्यागी जी, इतना बड़ा जनाधार नहीं है। पिछली सरकार में भी जो मतों का प्रतिशत था बीजेपी का, ये अपने बल पर सरकार बनाने के काबिल नहीं थे। इनको समर्थन लेना पड़ा। बाद में उन्होंने जेबीएम के विधायकों को तोड़ा और फिर उसको बनाया उसमें विधानसभा में। लोकसभा में 2014 में जरूर इनको बहुमत मिला था, लेकिन तब कांग्रेस अकेली लड़ी थी। इस समय अगर जेवीएम, राजद और कांग्रेस चारों साथ मिलकर लड़ती है, जिसका प्रमाण 2 तारीख की रैली है, इनको ध्यान नहीं है। विधानसभा में तो आप लोग सब साथ मिलकर लड़े थे ना, लेकिन उस समय क्या स्थिति थी? आपकी 6 सीटें आई थी, 10% आपका वोट शेयर था। अच्छा अलायंस नहीं हो पाया था, कारगर अलायंस नहीं हो पाया। अब कौन सा अच्छा हो गया है? और जेएमएम नहीं था उस अलायंस में। नहीं, बिल्कुल बड़ा हाँ जेएमएम नहीं था। चलिए बड़ा जनाधार है उसका जी संथाल और आदिवासी इलाकों में, वो नहीं हो पाया था। तो और 2 तारीख को जो है, तो अभी जो है ये वर्क इन प्रोग्रेस है। और कल पर है, अभी तक आप लोग वर्क इन प्रोग्रेस हैं। प्रणव जी, कांग्रेस करना क्या चाहती है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 24 घंटे में जो है ये तय हो जाता है कि कौन किस सीट पे लड़ेगा जी। 24 घंटे लगते हैं उसमें। अभी चुनाव घोषित नहीं हो रहा है। सीटों पे तालमेल जो है पूरा है। और ये जो परिणाम है बिल्कुल उलट होगा जो त्यागी जी कह रहे हैं। ये याद रखेंगे अनुराग जी, आप भी याद रखिएगा, मैं आऊंगा उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे मृत्युंजय जी? झारखंड में एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि एनडीए अपना सिक्का जमा देगा, क्योंकि 12 सीटें पहले आई थी और इस बार 11 सीटों की भविष्यवाणी हम कर रहे हैं। हो सकता है इससे ज्यादा ही हो जाए। देखिए, एनडीए का सिक्का उखड़ने वाला है झारखंड में। सरकार के खिलाफ जो झारखंड की जनता में आक्रोश है जी। रघुवर सरकार केंद्र में भी उनकी सरकार है, इसके बाद भी जनता के आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है सरकार। आए दिन आप देख रहे हैं जितने भी उपचुनाव हुए उसका रिजल्ट आप देख लीजिए। तो पूरी तरह से एनडीए का वहां से सुफड़ा साफ होगा। एनडीए का पहले भी आप पिछला भी देख लीजिए इतिहास, वहां पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी वोटों के बिखराव का फायदा लेते रही है, लेकिन इस बार सभी महागठबंधन दलों के नेता अंत तक एकजुट होकर के लड़ेंगे और वहां पर सभी सीटों पर महागठबंधन को वाकई वही स्थिति है जिसका जिक्र यहाँ पर आरजेडी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है? क्योंकि 2014 के विधानसभा चुनाव में अकेले बीजेपी का वोट शेयर 30% के आसपास था और बाकी दलों के वोट शेयर को जोड़ दें तो लगभग केवल 40% के आसपास, 8% वोट शेयर का अंतर था केवल। क्या वाकई स्थितियां विपक्ष के अनुकूल हैं झारखंड में? नीरजा जी, आप मेरे से पूछ रहे हैं? आप जी नीरजा जी। हाँ, देखिए, मुझे लगता है कि ओवरऑल ये इलेक्शन अरिथमेटिक वर्सेस केमिस्ट्री का होने वाला है पहले। और अरिथमेटिक वर्सेस केमिस्ट्री अलग नहीं, अरिथमेटिक वर्सेस केमिस्ट्री प्लस अरिथमेटिक, क्योंकि ऑपोजिशन की तरफ से महागठबंधन स्टेट लेवल पे पूरा नहीं हो पा रहा है। गठबंधन हो रहा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में भी है, सपा बसपा है, कांग्रेस बाहर है। यहाँ भी पूरी तरह से झारखंड में सारी पार्टीज अगर कुल मिला के इकट्ठे होकर मजबूती से लड़ती तो एक टाइम कहा जा रहा था कि 10 उनके आते और 4 एनडीए के आते, पर वो स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है जी। और कितनी भरपाई पुलवामा और बालाकोट कर रहा है भाजपा के लिए, वो एक बड़ा फैक्टर है। और जो ये भी सुनने में आ रहा है कि कह रहे हैं कि आक्रोश है रघुवर दास की सरकार के विरुद्ध, उसमें कुछ तथ्य है, लेकिन लोग कह रहे हैं ऊपर हमें ये चाहिए, नीचे हमें दूसरी सरकार चाहिए, क्योंकि हमने और स्टेट्स में भी देखा है। तो ये टैली कहां तक जाके नरेंद्र मोदी के हक में होगी बीजेपी, क्योंकि मेन मुद्दा 2019 इलेक्शन का नरेंद्र मोदी ही है और चीजें बाकी सब गौण हैं। नीरजा जी, आपने जो कहा वो वास्तविकता है, क्योंकि आज दरअसल ये चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम रेस्ट है और यही मुद्दा हम आपके सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं राहुल मोदी ट्रैकर। राहुल मोदी ट्रैकर, यानी कि राहुल और मोदी के बीच में लोकप्रियता की ये जो जंग चल रही है उसमें बिहार में लोग क्या पसंद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 48% लोग मानते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री होना चाहिए और राहुल गांधी के लिए सिर्फ 20% लोग अपना समर्थन मान रहे हैं। जब हमने यही सवाल झारखंड में रखा तो वहां पर स्थिति और भी ज्यादा स्थिति खराब होती हुई दिखाई दी थी, क्योंकि झारखंड में राहुल गांधी की लोकप्रियता बिल्कुल उतनी नहीं है जितनी उन्हें हो सकता है कि उम्मीद की जा सकती थी। 28% लोग राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं झारखंड में, जबकि 46% लोग
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी भी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। तो आइए जब हम आपको पूरे देश के आधार पर, जो अभी तक हमने तमाम राज्यों में सर्वे किया, उसके आधार पर राहुल मोदी ट्रैकर अगर आपके सामने प्रस्तुत करें तो स्पष्ट हो जाता है कि राहुल गांधी अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कम 25 पॉइंट पीछे चल रहे हैं। आइए आपको यह दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में 37 और 47 का फासला रहा, हिमाचल में 38 और 39 का फासला रहा। आप ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला हम ग्राफ आपको दिखा रहे हैं, कहीं पर भी 35% के आसपास मिनिमम उनका अप्रूवल रेटिंग है और कई जगहों पर तो 50% के आसपास भी उनका अप्रूवल रेटिंग आता दिखाई देता है। लेकिन जब आप राहुल गांधी की बात करते हैं तो 30% से होते हुए 35% और फिर 19% आते आते 28%, यानी कि काफी फासला आप बड़े पैमाने पर देख सकते हैं दोनों नेताओं की लोकप्रियता में है, जहां तक प्रधानमंत्री के स्पष्ट तौर पे अगर आप चुनाव की बात दिखाई देती है। ऐसे में प्रणब जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता हैं और राहुल गांधी अभी भी उनसे काफी पीछे चल रहे हैं। यह फासला कैसे पाट सकते हैं आप? जनता पार्टी की, और जनता ने पाटा है। पिछले विधानसभा चुनाव को देखें आप, 3 राज्यों के चुनाव, 19 में पार्टी की या आप 24 की बात कर रहे हैं? क्यों, ये पिछले 3 चुनाव 1924 में हुए या 1918 में? राहुल गांधी, वो चुनाव राहुल गांधी के लिए थे या फिर राज्यों के लिए थे? हर कोई जानता था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले या मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले। उन चुनाव खास करके आप छत्तीसगढ़ की, जहां की कोई चेहरा नहीं था जी, कोई कैंपेन कर रहा था, कोई सामने से मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा था, राजनीति कर रहा था, तो कौन था वो? कांग्रेस की तरफ से। अगर किसान का मुद्दा बना तो किसने बनाया? नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया। अगर युवाओं के रोजगार का मुद्दा बना तो किसने बनाया? भाजपा ने नहीं बनाया, कांग्रेस ने बनाया। उन्हीं मुद्दों को बाद में विपक्ष ने हथियाया। आज स्थिति बदली है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम निराश होकर बैठ जाएं। आज स्थिति बदली है, आपके आंकड़े बता रहे हैं। मैं खुद कह रहा हूं कि हमने मंच से बीजेपी का समर्थन किया इस मुद्दे पर, तो ये जो दिख रहे हैं आंकड़े वो उन्हीं भावों को दर्शा रहे हैं। समर्थन भी किया और सबूत भी मांगा। सर, जब सबूत मांगा तो शायद मुश्किल हो रही है, समर्थन तक तो ठीक है। सबूत आप फर्क करना बैठे, क्योंकि महत्वपूर्ण जगह बैठे। सबूत आप विपक्ष की तो छोड़िए, सबूत जिनके परिवार के लोग शहीद हो गए वो मांग रहे हैं। उसमें क्या आपत्ति है आपको? मुझे समझ नहीं आ रही। कोई राजनीति नहीं कर रहा विपक्ष। सबूत जिनका पति गुजर गया, वो शहीद की पत्नी जो है वो मांग रही है। बुरा मत मानिएगा प्रणब जी, लेकिन एक बुनियादी चीज है। मैं एक बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। 1999 में एक बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूं। हम दूसरे मुद्दे पर जा रहे हैं, यहाँ से इस मुद्दे को छोड़कर दूसरे मुद्दे पर जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं जा रहा हूं। 99 की बात कर रहे हैं। 99 की बात कर रहा हूं। 1999 में पहले 15 दिनों में जब करगिल युद्ध चल रहा था, उस वक्त भारत को काफी धक्का लगा था, क्योंकि उस वक्त युद्ध हम जैसे तमाम पत्रकार कवर कर रहे थे। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने उस वक्त यह सवाल नहीं उठाया कि आखिरकार भारत सरकार ने कहां चूक की। आज जब हम इस बात को लेकर चलते हैं कि भारत सरकार ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, इस बात की प्रशंसा तो करनी ही पड़ेगी। आप ये कैसे चुन सकते हैं कि बालाकोट में कितने लोग मरे और कितने नहीं मरे? क्या यह विषय है, या विषय यह है कि 28 मिनट तक भारतीय वायुसेना के विमान पाकिस्तान के एयर स्पेस में थे? माफ कीजिए अजय जी, कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं शक किया है। कांग्रेस पार्टी ने सेना का समर्थन किया है और यह कहा है कि जहां जहां आवश्यकता होगी सरकार के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे जी। तो इसमें कोई, और उसमें अगर मान लीजिए कि उस 21 मिनट के एयर स्पेस वायलेशन में अगर हमारा एक विमान गिरता तो जिम्मेदारी किसकी होती? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? जो पूछे जाने नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, अगर उस समय एक भी भारतीय विमान गिरा होता तो जिम्मेदारी किसकी होती? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या फिर वायुसेना की? आप बताइए मुझे। विमान तो गिरा, आपने कहा जिम्मेवारी पूछी किसकी जिम्मेवारी थी? पायलट तो मारा गया, आपने कहा पूछा कि किसकी जिम्मेवारी थी? 60 किलो आरडीएक्स अभिनंदन की बात कर रहे हैं। किसकी जिम्मेवारी थी? इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, आपने कहा पूछा किसकी जिम्मेवारी थी? जाहिर सी बात है, तमाम सवाल तो पूछे ही जा रहे हैं। ये सवाल बिल्कुल पूछे जा रहे हैं। इंटेलिजेंस फेलियर का सवाल तो हर किसी ने उठाया। प्रणब जी, मैं क्षमा चाहता हूं, आप यहां पर गलत हैं। इंटेलिजेंस फेलियर का सवाल न्यूज नेशन ने पहले दिन उठाया, छोड़ दीजिए। मैं बिल्कुल पहले दिन उठाया, लेकिन मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। लेकिन आज भी ये सवाल लाजमी है, ये प्रश्न पूछे जाने चाहिए। उर्मिला जी, आप क्या कहते हैं? मैं इसका जवाब दे सकता हूं, क्योंकि प्रणब जी की पार्टी को चुनाव लड़ना है जी, तो चुनाव जिनको लड़ना है वो ठीक नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि मुश्किल है भारत की जनता और भारत के मतदाताओं में भी। क्या संदेश? लेकिन मैं लेकिन जितना वो बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा बोल सकता हूं, क्योंकि मैं पत्रकार हूं और मुझे चुनाव नहीं लड़ना है और न मेरी पार्टी को चुनाव लड़वाना है। देखिए, ऐसा है कि ये ठीक है कि
भारत में अभी चुनाव हैं, इस वक्त अगर सच बोला जाए तो लोग जो है नाराज होंगे, क्योंकि लोगों तक जो बात पहुंच रही है सही बात नहीं पहुंच रही है। आप जानते हैं पूरे मीडिया के बारे में, हम मीडिया पर यहां बहस नहीं करेंगे, ज्यादा वो वक्त भी नहीं है। तो मीडिया एक ही तरह की बात बोलता है और पूरी दुनिया में मीडिया का यह हाल है कई आमतौर पे जो। लेकिन आप ये बताइए कि कुछ तथ्य देखिए, हमने एयर स्ट्राइक की आतंकवाद को खत्म करने के नाम पर। एयर स्ट्राइक के बारे में सरकार डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं, वायुसेना ने नहीं, सरकार ने दावा किया कि बहुत बड़ा हमने डैमेज कर दिया, हमने डिस्ट्रॉय कर दिया आतंकवादियों के सारे नेटवर्क। इसके बाद दूसरा किसने किया? तत्काल मीडिया ने किया। भारत के मीडिया के 99.9% हिस्से ने बताया कि तबाह कर दिया पाकिस्तान को। अच्छा एक सेकंड जरा समय दीजिए जी। नहीं मेरे पास समय कम है। इसके बाद हमने एयर स्ट्राइक किया, उन्होंने भी एयर स्ट्राइक कर दी। आप ये देखिए, आप 1971 के बाद पहली बार उनकी सरहद में घुसे एयर स्पेस में, वो भी आपके एयर स्पेस में घुस गए। हम कहते थे कि नहीं, हम तो न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं। भाई साहब, डिटरेंट हम मानते थे न्यूक्लियर वेपन्स को, डिटरेंट के पूरे मिथ को तोड़ दिया पाकिस्तान हिंदुस्तान के एयर स्ट्राइक्स ने। आपने क्या हासिल किया हमको आप बताइए। कौन सी कामयाबी? आपका पायलट उधर गिरा, आपके पायलट के साथ जो जहाज था उसका क्या हाल हुआ? मैं सर क्षमा चाहता हूं, मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड। नीरजा जी आज भी नहीं खत्म हुआ। मैं बस एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। पुलवामा हादसे के बाद जो राजनीति का स्वर है, क्या वो लोकसभा के चुनाव पर बड़ी छाप छोड़ रहा है? नीरजा जी। देखिए, जरूर छाप छोड़ेगा, क्योंकि नेशनलिज्म का मुद्दा, राष्ट्रीयता का मुद्दा सामने आया है। लेकिन ये जो मुद्दा है, ये भाजपा ने अपना मुद्दा बना लिया है, और जो ऑपोजिशन गलती कर रही है वो भाजपा के टर्फ पे लड़ाई लड़ रही है, डिफेंसिव लड़ाई लड़ रही है। उसके जो मुद्दे हैं, जो कि किसानों में परेशानी है, बेरोजगारी है, जो कि पिछले स्टेट असेंबली इलेक्शन में सामने आए थे, दलितों का मसला है, उनको वापस नैरेटिव में सामने तो कैसे विपक्ष के लिए बेहतर होगा कि अपने बुनियादी मुद्दों पर फिर से आगे चुनावी प्रचार को बढ़ाए। अब की बार किसकी सरकार की इस खास पेशकश में बस इतना ही।